जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों ने बहुत सारी जो टेक्स्ट रही होंगी, पुरानी बुक्स वगैरह रही हैं, उनको एज अ सोर्स इस्तेमाल किया है, उसको एज अ सोर्स उसका प्रयोग किया है समझने के लिए कि जो ये फैमिली का सिस्टम है या जो पास्ट में फैमिलीज़ हुई हैं या कहानियों में फैमिलीज़ को किस तरीके से दिखाया जाता है। कार्वे ने स्टडी किया है क्योंकि हमारी कंट्री की फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट थी विमेन। मैंने लास्ट वीडियो में पूछा भी था, ठीक है। तो इन्होंने अपने स्टडी में बताया है कि किस तरीके से इंडिया में किनशिप सिस्टम चलता है, और बहुत मतलब इन्होंने शब्दों के द्वारा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है कि 4 टाइप ऑफ किनशिप ऑर्गेनाइजेशन कैसे है इंडिया में, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 4 टाइप्स ने डिस्कस की हुई हैं, आपको अगर इस स्टडी पे और डिटेल चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी। तो बेसिकली किनशिप क्या होता है? ब्लड रिलेशन, ठीक है। और इन्होंने जो द्रविडियन किनशिप सिस्टम है, यानी बेसिकली साउथ के जो सिस्टम है फैमिली का या ब्लड रिलेशन का, उसके बारे में स्टडी किया है। एंड इन्होंने, देखिए आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा सोशोलॉजी में, हिस्ट्री में, कि जो इंडियन या हिंदू फैमिली जो नॉर्थ इंडिया में है ना, उसको आइडियल समझा जाता है कि इसी तरीके की फैमिली पूरे भारत में होनी चाहिए। लेकिन अब अगर हम कंपेयर करने लगे नॉर्थ इंडियन आइडियल जॉइंट फैमिली की जो रामायण और महाभारत में दिखाया जाता है, उससे काफ़ी डिफरेंट फैमिलीज होती हैं साउथ में या अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो हमने एक सिस्टम बना दिया, एक टैग बना दिया कि ऐसी ही होनी चाहिए फैमिली, ठीक है। तो अगर हम रामायण की बात करें या इन सब चीज़ों में, तो एक तरीके से अपर कास्ट एंड क्लास यानी उच्च जाति और रिच लोगों की हिंदू फैमिली को दिखाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी फैमिली होती है। और हम उसको क्या बना देते हैं कि हाँ, पूरी इंडिया में ही ऐसी है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि पूरी इंडिया में ही ऐसी सिस्टम हो, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। हर जगह हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब वेरिएशन देखने को मिलती है। अगर हम फील्ड व्यू की बात करें तो फील्ड व्यू में हमने जब स्टडी करना शुरू किया तो हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो किताबों में, बुक्स में व्यू लिखे गए हैं या किताबों में जिस तरीके से कास्ट सिस्टम या सिस्टम है, उसका रियल लाइफ में उतना हमें देखने को मिलता नहीं है। जब हम किसी गांव में जाकर स्टडी करते हैं कि कास्ट सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, मैरिज किस तरीके से वर्क कर रहा है, फैमिली किस तरीके से वर्क कर रही है, तो हमें काफ़ी जो किताबों में लिखा गया है उससे अलग हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ हमारे कंट्री में हुई कि जब यूरोपियंस भारत आके स्टडी करने लगे, बेसिकली ब्रिटेन ने हमें अपनी एक तरीके से कब्जा किया था हमारे देश पे, तो उन लोगों ने जो एक तरीके से सोच रखा था इंडिया के बारे में और टैग लगा दिया, कहीं ना कहीं वो टैग बहुत लंबा खिंचा। बिकॉज जब वो भारत आए थे तो भारत का कल्चर, रहन सहन, परिवार बहुत अलग था उनके यूरोपियन या यूरोसेंट्रिक जो आइडिया होता है उससे। तो उन लोगों के लिए भी नया था, तो उन लोगों ने जिस तरीके से मन किया उसको हमें को, हमारे जो सिस्टम है उसको मोल्ड कर दिया, जिस तरीके से मन किया तो एक्सप्लेन कर दिया। और वही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रह गया बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस पे। तो उसी तरीके की स्टडीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम सोशोलॉजी में बात करें, जब सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में थी तो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट था फैमिली, हाउस होल्ड, ये सब पढ़ने का, परिवारों के बारे में। और दुबे ने भी स्टडी की है ये भी, और इन्हों लोगों ने भी काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट मतलब जगहों पे जाके फैमिली किस तरीके से होती है, शादी कैसे होती है, किनशिप यानी ब्लड रिलेशन, काफ़ी स्टडी किया है। 29 जो है वो गलती से आ गया, ठीक है। अलग अलग कास्ट में किस तरीके से होता है ये भी स्टडी करने की कोशिश की गई है, ठीक है। एंड हमने देखा था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने बहुत इम्पैक्ट छोड़ा था, जिस तरीके से वो हमारे परिवार को छोड़ के गए थे। एक वेस्टर्न टैग लगा दिया था कि हम लोगों की फैमिली तो एकदम या तो जॉइंट ही होती है, 10-10 20-20 जने रह रहे हैं, या बहुत सारे ऐसा टैग उन लोगों ने लगा दिया था। उसी को बहुत सारे थिंकर्स ने आगे भी बढ़ा दिया, मतलब एक वेस्टर्न व्यू से हम अपनी भारत को देख रहे थे इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद हम अदर थिंकर्स जो बाद में आने लगे, उन लोगों ने जो एक इंडोलॉजिकल व्यू था और एक अंग्रेजों का व्यू था। इंडोलॉजिकल मतलब बेसिकली मान के चलिए कि जो हम लोगों का, एक मैंने बताया कि टैग लग गई थी फैमिली पे कि इसी तरीके की होनी चाहिए, नहीं तो ब्रिटिशर्स का जो व्यू था उससे हट के और अलग अलग तरीकों से स्टडी करने की कोशिश की। सबसे तो ईजिएस्ट तरीका अगर हमने अभी डिस्कस किया तो वो था फील्ड में जाके, कि भाई फील्ड में देखो कि फैमिलीज हैं कैसी, ठीक है। एंड किस तरीके का उनके भी सिस्टम है। हमने लॉ वगैरह को भी स्टडी करने की कोशिश की कि प्रॉपर्टी कौन होल्ड करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपको दिखा सकता है। मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में जो हेड है फैमिली का वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास प्रॉपर्टी हो। तो ये सब चीज़ें, प्रॉपर्टी होल्डिंग या लॉज भी बहुत कुछ हमें दिखा देते हैं एक सोसाइटी के बारे में, ठीक है, कि फैमिलीज बेसिकली सोसाइटी में किस तरीके से काम कर रही हैं।
जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जो नॉर्थ इंडियन आइडियल फैमिली या जो महाभारत और रामायण में जिस तरीके का परिवार दिखाया गया था, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टडी यहीं पे किया गया। और कोई भी थिंकर जब स्टडी करने जाता तो अपने मन में सोच के ही जाता कि ऐसे ही हिंदू फैमिलीज होती हैं, एकदम जॉइंट होंगी, सबके बीच में प्रेम होगा, जैसे कि राम लक्ष्मण के बीच में दिखाया जाता है, या उन चारों भाइयों के, मतलब इस तरीके की फैमिली। बट जब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करते तो बहुत अलग होती है, स्पेशली साउथ इंडिया की अगर हम बात करें। वो हम डिस्कस करेंगे कैसे, ठीक है आगे। अब प्रोसेस व्यू क्या था। एक चीज़ समझिए कि जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली बनने में एक कॉन्टिनम चलता है। कॉन्टिनम कैसे कि समय के साथ बढ़ता, मतलब समय के साथ मान लीजिए कि एक न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, उसमें दो हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हैं, अनमैरिड बच्चे, किसी के शादी हो गई, उनकी फैमिली आ गई तो वो जॉइंट बन गई। तो ये सिस्टम चलता रहता है। मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई तो फिर वो न्यूक्लियर बन गई, तो एक कॉन्टिनम रहता है दोनों के बीच में। तो एक डेवलपमेंटल साइकिल के थ्रू जाता है फैमिली का सिचुएशन, जॉइंट बनेगा, न्यूक्लियर बनेगा, इस तरीके से। और परिवार का साइज और स्ट्रक्चर वगैरह भी चेंज होता रहता है। मान लीजिए कि दो अनमैरिड बच्चे थे, दोनों की शादी हो गई, और लड़की भी घर पे अपने हस्बैंड के साथ आके रह रही हो, लड़का भी अपने वाइफ के साथ, उनके बच्चे हुए, या किसी का कुछ हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आइडिया कि फैमिली हमेशा न्यूक्लियर रहेगी, ये अच्छा, मतलब एक इस तरीके का आइडिया है कि ये चेंज होता रहेगा। जरूरी नहीं है कि कोई न्यूक्लियर फैमिली है तो जिंदगी भर न्यूक्लियर ही रहेगी, जॉइंट है तो जॉइंट ही रहेगी, ठीक है, समय के साथ उसमें बदलाव आएंगे। और एक और चीज आपको याद रखना है कि हर जॉइंट फैमिली एक जैसी हो और हर न्यूक्लियर फैमिली एक जैसी हो, जैसे कि रामायण और महाभारत में दिखाया गया, ये भी जरूरी नहीं है। हर फैमिली टू फैमिली पे डिफरेंसेस आ सकती है। हमेशा याद रखिए कि जब हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो बहुत सारे उसमें वेरिएबल्स होंगे। ऐसा नहीं है कि हमें मैथ्स की तरह एक ही रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारे रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने 20 क्लासेस कोलिंडा के पढ़े थे, उन्होंने 12 तरीके से डिवीज़न करके बताया था। और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की आपने स्टडीज़ को देखा है। आप कहिएगा तो मैं सब पे डिटेल डिटेल वीडियोस बना दूंगी, बट अभी इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। एक कोई परिवार, एक घर जो है या एक हाउस होल्ड है, वो प्रोग्रेशन या रिग्रेशन मतलब उसके में आता रहता है। मान लीजिए कि किसी का बर्थ हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ, आपने किसी को अडॉप्ट किया, किसी की मैरिज हुई, तो ये प्रोग्रेशन है, नंबर उसमें बढ़ा। लेकिन डेथ, डिवोर्स, सेपरेशन हो गया किसी इंसान से, तो वो रिग्रेशन है, नंबर कम हुआ, घट रहा है। मतलब प्रोग्रेशन मतलब कोई एक्स्ट्रा पर्सन आ रहा है, और रिग्रेशन मतलब एक पर्सन कम हो रहा है, या एक से ज़्यादा भी। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हम एक हाउस होल्ड को मतलब हमेशा जॉइंट और न्यूक्लियर कह सकते हैं। ये प्रोग्रेशन और रिग्रेशन का मतलब जो इम्पैक्ट भी पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि कोई लड़का शादी करता है, वो अपने घर, अपने फादर के घर को छोड़ के चला जाता है, एंड वो अपनी हस्बैंड, अपनी वाइफ के साथ अपना फैमिली बसाता है। तो उसने अपने एक पैट्रिनियल सोसाइटी को छोड़ा, यानी अपने पापा का घर छोड़ा, और अपनी वाइफ के साथ उसने एक न्यूक्लियर फैमिली बना दिया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेपरेट हो गए, अभी भी वो कनेक्टेड है, बस उसने अपने फादर का घर छोड़ दिया, जैसे कि लड़की ने अपने मदर या अपने फैमिली छोड़ी होगी, ठीक है। और इससे ये भी हुआ कि उसके फादर की फैमिली भी न्यूक्लियर हो गई, मान लीजिए कि वो इकलौता बेटा था, इस तरीके से। तो ये चेंजेस आती रहती है। किसी भी फैमिली में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है हर मेंबर का दूसरे के प्रति। हस्बैंड वाइफ का किस तरीके का मतलब बिहेवियर होगा एक दूसरे के प्रति, जो सन है उसका मदर के प्रति, फादर के प्रति, अपने सिस्टर के प्रति। तो हर किसी के रोल्स या बिहेवियर जो होता है वो डिफाइन होता है। एक फैमिली में एक रूल्स चलते हैं, भले वो रूल्स कहीं लिखे ना हो, बट एक हर फैमिली का एक प्रॉपर कोड होता है कि आपको इस तरीके से होना है या इस तरीके से होगा, ठीक है। किसी भी अगर हम सोसाइटी में बोलें कि फैमिली चेंज हो रही है, या जो ये डेवलपमेंट होता है, ठीक है, समाज में विकास होता है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को वो इफेक्ट, उस पर सोसाइटी पे उसका कोई ना कोई प्रभाव इफेक्ट आता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उसका कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा आपके सिस्टम पे, जैसे बर्थ हो गया, एडल्टहुड हो गया, डेथ हो गया, ये सब चीज़ों से।
उसके बाद सोसाइटी के नॉर्म, समय के साथ सोसाइटी के नॉर्म चेंज होते हैं। इसके लिए आप सिंपली एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि पहले के टाइम पे था कि शादी के बाद आपको अपने फादर मतलब जो अपने हस्बैंड है उसके फादर के घर पे ही जाके रहना है, बट अब लोग अपना घर और मतलब लड़की भी अपना घर छोड़ देती है, लड़का भी, तो नॉर्म्स भी समाज में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड ये होता है पैटर्न ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, किस तरीके से लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो ये तीन चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं हमारे मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस, या ये सब पैटर्न जो है, ये तीन चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो अफेक्ट डालती है कि किस तरीके से सोसाइटी में फैमिली और इस तरीके के सिस्टम चेंज होंगे। और दो टर्म आपको समझना है, एक है फ्यूज़न, एक है फिज़न। तो फ्यूज़न का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फैमिली जो है उसमें एक पर्सन का एडिशन या दो पर्सन का एडिशन हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि कोई किसी की शादी हुई तो एक लड़की आ गई आपके घर में, या किसी की फैमिली में बर्थ हुआ तो एक बच्चा आपके घर में आ गया, तो हम इसको फ्यूज़न बोलेंगे। एंड फिज़न बोलेंगे जब कोई एक पर्सन जो है या तो डिवोर्स से या डेथ से या माइग्रेशन से चला जाता है। ठीक है, ये दो टर्म आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बुक व्यू से डिफरेंट एक फील्ड व्यू का रास्ता अपनाया जानने के लिए कि रियल में सोसाइटी जो है वो किस तरीके से काम करती है। और ज़्यादातर लोगों ने मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए बॉम्बे में स्टडी किया। देखिए, आपको नोटिस किया होगा जब अंग्रेज आए तो बॉम्बे एक बहुत बड़ा हब बन गया था, वहीं पे फैक्ट्रीज लग रही थी, वहीं से व्यापार हो रहा था, मतलब एक कूल सा जगह था, क्योंकि यहाँ पे उद्योग भी थे, मॉडर्नाइजेशन भी था। तो यहाँ पे समझने के लिए कि भारत की सोसाइटी तो पूरी है, लेकिन एक जो शहर जो इतना मॉडर्नाइज है, जहाँ उद्योग आए हैं, वहाँ पे किस तरीके से कम्युनिटी काम कर रही है, परिवार के संबंध कैसे, उनको स्टडी करने के लिए बहुत सारे थिंकर्स बॉम्बे में स्टडी करते हैं। ठीक है, पटेल स्टडी करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का दो पर्टिकुलर, गुजरात भी काफ़ी अपने आप में वो है अपने उद्योग वगैरह के कारण। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया स्टेट है। इवन जो नॉर्थ के मेजर स्टेट हो गए, बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत, लेकिन अभी भी साउथ में बहुत स्टडी होना बाकी है। अब एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो रही हैं, उसको स्टडी करने की हम कोशिश करते हैं कि क्या सच में जॉइंट फैमिली का आइडिया या संयुक्त परिवार का आइडिया ख़त्म हो रहा है भारत से। सोशलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कि बहुत सारे थिंकर्स ने इस पर स्टडी किया कि क्या जॉइंट फैमिली ख़त्म हो रही है या नहीं ख़त्म हो रही है। तो मेन का ये व्यू था कि कहीं ना कहीं अब फैमिली में जो रिश्ते हो रहे हैं, स्पेशली शादियाँ हो रही है, वो स्टेटस ओरिएंटेड ना होके कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड हो रही हैं। मतलब पहले ऐसा था कि आपको शादी वहीं करनी है जो हाँ आपके पेरेंट्स बोलेंगे, जो आपके इक्वल स्टेटस का है, इस तरीके से कि परिवार के संबंधों से दोनों परिवार मतलब बेटर सिचुएशन उनकी हो जाए। मान लीजिए कि आप रिच हैं तो आप पुअर से शादी नहीं कर सकते, आप एक सर्टन कास्ट के हैं तो दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकते, आपको अपने लेवल का करना पड़ेगा या बेटर। वहीं पे आजकल इंडिविजुअल चॉइस, जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोला है, पहले वाले को स्टेटस ओरिएंटेशन बोला है और इसको कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोला है, जिसमें आप अपने लव मैरिज या इस टाइप की मैरिजेस कर रहे हैं। तो इस वजह से जो सोसाइटी या जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया है। क्योंकि मान लीजिए कि आप लव मैरिज कर रहे हैं, एक तरीके से मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से दूर, या आपका एक एक लव ओरिएंटेड मैरिज है, ठीक है, तो दूर रहेंगे और फिर एक न्यूक्लियर फैमिली का आइडिया आएगा। जैसे इन्होंने क्रिश्चियन न्यूक्लियर फैमिलीज पे स्टडी किया है, तो वहाँ पे यही देखने को मिलता है कि लोग जॉइंट फैमिली से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करते हैं। और इन्होंने इंडियन जॉइंट फैमिली को अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रियार्किकल फैमिली बोला है, पुरुषसत्तात्मक परिवार बताने की कोशिश की गई है। अगर हम बैकोफेन और एंजल्स की बात करें तो वो मेंस की जो आइडिया है, जिन्होंने इन्होंने बोला कि जो भारत का परिवार था या प्राचीन काल से भारत का परिवार जो है वो पेट्रियार्किकल पुरुषसत्तात्मक परिवार रहा है। इन लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग बोलते हैं कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में जो समाज था या भारत का भी, वो मात्र सत्तात्मक था, जहाँ पे मदर हेड हुआ करती थी। ठीक है, एंड एंजल्स पे जो इन्फ्लुएंस है वो मॉर्गन का रहा है, इसी वजह से इनका ये आइडिया है। ये आइडिया भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन लोगों का मानना है बेसिकली, जो ये मार्क्सिस्ट स्कूल की तरफ थोड़ी सी जिनका खिंचाव है, कि जो प्राचीन काल में समाज था ना, उसमें विमेन जो होती थी वो ज़्यादातर हेड होती थी और